बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ नाहिद विर्क और मेरे साथ हैं मलिक महबूब साहब अमेरिका जॉर्जिया से। आप एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं और हमारे वीलॉग के सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से मलिक साहब हमारे साथ हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा गुज़श्ता वीलॉग देखा हो तो आपको याद होगा कि वो हमने इमरान खान साहब का उसमें ज़ायचा डिस्कस किया था मलिक साहब ने। और उस वीलॉग के आखिर में ये भी मलिक साहब ने मेंशन किया था कि हम अपने आने वाले वीलॉग में एक बहुत ही ख़ास हस्ती का ज़ायचा डिस्कस करेंगे। तो वो जो ख़ास हस्ती है वो नाहिद विर्क है। आज उनका ज़ायचा डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे साथ रहिए और इस वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखिए और इसके बाद अगर आप अपना ज़ायचा बनवाना चाहें तो आप मलिक साहब से नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपने ज़ायचे के बारे में बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक़्त देने का। नहीं, माय प्लेजर। मैं भी एक्चुअली अरेंजमेंट में ही होता हूँ, मतलब मेरी भी बैक टू बैक कमिटमेंट होते हैं, बस इस वजह से। ज़ायचे के हवाले से सवाल है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बिना बेस पे कोई ज़ायचा बनाएं या ज़ायचा हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे बनाएं तो इन दोनों में क्या फ़र्क आता है? क्या एक ही जैसा ज़ायचा निकलता है या क्या फ़र्क होता है? ये एक डिफरेंट डिफरेंट रूट है डेस्टिनी को मालूम करने के। रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है, लेकिन वही बात है कि कोई चीज आपको लिमिटेड बताती है, कोई चीज आपको अनलिमिटेड बताती है। हर चीज की एक लिमिट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसी एक साइंस है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड चीजों का पता चल सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक चार्ट के कितने मल्टीपल चार्ट्स खुलते हैं, हर चैप्टर में हर चीज का अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी बहुत लिमिटेड साइंस है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी हमें गाइड ही करती है। तो जो प्लैनेट्स जो नंबर निकलते हैं न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में, तो वो नंबर जो प्लैनेट्स का रेफरेंस होते हैं तो उनमें कोई फ़र्क आ सकता है? वो आ सकता है, नो डाउट आता है भी है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि न्यूमरोलॉजी में इतनी डिटेल्स निकालना पॉसिबल नहीं है कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी के, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ एक लिमिटेड साइंस है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अनलिमिटेड चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में भी आपको डिटेल्स काफी हद तक मालूम हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेस है। अगर एस्ट्रोलॉजी पे आप नहीं जाएंगे ना तो न्यूमरोलॉजी आपको इन डेप्थ नहीं बता पाएगी। ये बस फर्क है। ठीक। तो आज जिन मोहतरमा का हम जायचा डिस्कस करेंगे आपके सामने है नाहिद विर्क साहिबा, तो उनके जायचे पे हम बातचीत करते हैं। जी, तो एक सेकंड। दोस्तों, ये जायचा है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो आपने चार्ट बनवाया था, आपको अगर याद हो तो आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं अवेलेबल था, राइट? तो जी। उस टाइम पे मैंने आपसे एक नंबर लिए थे 1 to 249। तो उसमें से आपने नंबर 6 मुझे बताया था उस वक्त का। तो मैंने उस टाइम के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन का चार्ट ओपन किया था। तो जब चार्ट ओपन किया था तो मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वैसे तो आप दे चुकी हुई हैं। तो मैं फिर भी लेकिन बताने की हद तक आपको कुछ समझाना चाहूंगा इस चार्ट के माध्यम। तो जैसे आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें नंबर वन एरीज का साइन होता है। एरीज के साइन में मार्स होना बहुत जबरदस्त निशानी होती है किसी के भी चार्ट में। ये चीज का मतलब ये होता है कि ये इंसान जितनी भी मुश्किल में चला जाए वो हमेशा बाउंस बैक कर जाएगा। ऐसा है, आप जितनी भी ट्रबल में चली जाएं, आप एनर्जेटिक, जितनी भी बीमार हो जाएं, आप फिर भी बाउंस बैक कर जाती हैं, एनर्जेटिक रहती हैं, लेजी नहीं होती। इस चीज से ये तो पक्का जाहिर होता है। ठीक ये है तो बिल्कुल दुरुस्त है, जी। 100%। जी, अच्छा, जुपिटर इन अ सेकेंड हाउस, ये निशानी है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके साथ बहुत सपोर्ट किया है। चाहे आपके अल्हम्दुलिल्लाह। फादर हो चाहे आपकी मदर हो, वो आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहे हैं।
ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 3 में आप ये देख सकते हैं वीनस, सन और मर्क्यूरी है। थर्ड हाउस में ये तीनों प्लैनेट का होना मतलब मल्टीपल सिबलिंग्स की निशानी है। तो आपके पास मल्टीपल सिबलिंग्स होंगे। वो ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर एक के होते ही हैं, मतलब एक से दो नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, एक से दो का नहीं। मर्क्यूरी का थर्ड हाउस में होना, एक तो ये निशानी होती है, दूसरी निशानी ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, या जैसे आप शेरो शायरी करती हैं, ये भी इससे पता चलता है। आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली इससे ये पता चलती है। और वीनस सन का मतलब ये है कि आपके फादर के पास पीछे बैकग्राउंड में अच्छे मतलब वसाइल होंगे, या उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी जब आप बॉर्न हुई होंगी। जी। तो ये चीजों से इनके मतलब बहुत मल्टीपल है। मतलब मैं अगर बताने जाऊंगा, थर्ड हाउस का मतलब शॉर्ट ट्रैवल भी होता है, तो आप शॉर्ट ट्रैवल भी बहुत करती होंगे, ये भी हम्म। है। ठीक है। थर्ड हाउस का मतलब कम्युनिकेशन है, वो आपको मैंने बता दिया कि आप शेरो शायरी में। और वीनस का थर्ड हाउस में होना तो मतलब बहुत स्वीटनेस होगी आपकी कम्युनिकेशन में, बहुत मतलब सॉफ्ट तरीके से बोलने वाली पर्सनालिटी है आपके अंदर। ठीक है। और सन का होने का मतलब ये है कि आप जब भी बोलती होंगी सच बोलती होंगी, ये भी होता है। तो ये सच के सिवा, सच के सिवा कुछ नहीं, कभी नहीं बोलती। हाँ, तो देखे ना, ये चीजें मेरे ख्याल से मैंने आपसे कभी डिस्कस नहीं की है। ऑन द स्पॉट आई हम्म। एम जस्ट रीडिंग और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। अब केतु ना सिक्स हाउस, ये जो आपको सिक्स हाउस दिख रहा है, लकीली आपके जो चार्ट में ये अच्छी बात ये है कि आपका चार्ट नंबर मतलब नंबर वाइज सही आया है। नॉर्मली हम्म। यहाँ 10 होता है फर्स्ट हाउस में, फिर 11 12 13। तो ये जो हमारे नाजरीन है उनको देखने में आसानी हो रही होगी कौन से हाउस में कौन सा है। तो आप नंबर 6 देख सकते हैं। नंबर 6 में नंबर 6 है। तो नंबर 6 के अंदर अगर केतु आया है, केतु एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वो किसी भी चीज को ब्लॉक करता है। तो केतु इन सिक्स हाउस में, आपको एक और अच्छी बात भी बता देता हूँ कि आपके जो एनिमीज हो सकते हैं, कोई भी अगर एनिमीज हो आपके, खुदा ना खास्ता, तो वो एनिमीज आपके जो हैं रुक जाते हैं, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आते जरूर होंगे, दे आर त्याग तो ट्राइंग, होते लेकिन हैं, करने वाले करते तो हैं अपनी सी कोशिश। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। जरूर करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करते होंगे, लेकिन वो करने में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि केतु जिस जगह पे भी आता है उस चीज को वो स्टॉप कर देता है, या एक जैसे बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्शन लगाना या रेसिस्टेंस लगाना, ये वो वाला काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आते होंगे, आते भी आपके पास मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये 6 नंबर जो साइन है ये मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी के साइन में हर चीज मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके एनिमीज कम नहीं होंगे, होंगे जरूर, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो जाते होंगे। ठीक है। तो ऐसा है, या आपको नहीं, अटैक्स तो बहुत सारे डेफिनेटली आपके मतलब शेरो शायरी अदब में और होता है, बहुत सारी जी चीजें होती हैं आपके। जी जेलसी भी बहुत जी होती जी है। जी जी, जेलेसी वगैरह वो तो वही मैं बोला, मल्टीपल होता होगा, डेफिनेटली हम्म। होता होगा। वो तो अ- आपका नंबर आया उससे ही पता चल रहा है मुझे। अच्छा, जो मैं बात यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ वो जल्दी से मैं पूछती हूँ कि ये सिर्फ जो नेगेटिविटी है उसको ब्लॉक करते हैं या सब कुछ ही ब्लॉक कर देते सब हैं? कुछ ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो मस्बत पॉजिटिव होने वाला हाँ होता है जी, उसको भी ब्लॉक कर उसको भी लेता है? ब्लॉक कर देता है। अब यानी जैसे कि मैं रोशनी सिक्स, का दरवाजा भी बंद कर देता जी है? जी जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिक्स हाउस सर्विस का भी होता है, जॉब का भी होता है। हम्म। ठीक है। तो अगर ये केतु उस जगह पे आ जाए, सिक्स में आ जाए या टेंथ में आ जाए, तो ये दोनों जगहों पे आपकी जॉब को रिस्ट्रिक्ट करता है। आपका दिल अच्छा। नहीं करेगा, अगर ये 10th हाउस में आ जाए आपका दिल करेगा मैं जॉब छोड़ूं, कहीं और जॉब ढूंढूं। वो नॉर्मली ज्यादा स्विच करते हैं जॉब, जिसके 10th हाउस में केतु आ जाए। वैसे ये मेरी इसके चांसेस हैं स्विच होने के भी ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जॉब को बहुत ज्यादा ब्लॉक करेगा, आपके एनिमीज को ब्लॉक करेगा। सिक्स हाउस एक और चीज का भी होता है, बीमारियों का। तो इसमें अगर केतु आता है तो ये नॉर्मली बैकबोन का इश्यू देखता है। अगर सिक्स हाउस में केतु आता है तो वो आपको बैकबोन के प्रॉब्लम देगा। ये बड़ा खतरनाक चार्ट है। होता है, ऐसा भी होता है, इससे भी खतरनाक नहीं, बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा है। तो
इस तरह से। अब अगर आपके स्पाउस पर आते हैं तो स्पाउस में ये होगा कि नॉर्मली आपको जो स्पाउस होगा ना बड़ा सेंसिटिव टाइप का होगा, क्योंकि 7th हाउस में मून होना ये इट्स नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पाउस है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव। तो अब वो सेंसिटिविटी हम इसमें नहीं जाते कि वो तो एक आपका पर्सनल वो है मामला, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर, बट अल्टीमेटली सेंसिटिविटी पार्ट शो करता है। जहां पे भी मून होता है ना वो पार्ट आपका या वो हाउस सेंसिटिविटी शो करेगा। अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सामने से मार्स देख रहा है इसको, तो इसका मतलब है एग्रेशन और सेंसिटिविटी, ये दोनों चीजें इसमें दिख रही हैं आपके चार्ट में। अब आपके 8th हाउस में आते हैं। 8th हाउस आपका नॉर्मली हिडन चीजों को बताता है, ठीक है, हिडन साइंसेस को भी बताता है। इसमें आपका जो अकल्ट साइंस का शौक ये मुझे बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि 8th हाउस किस चीज का, आई एम सॉरी, किस चीज का शौक? अकल्ट साइंस, ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसका आपके अंदर बड़ा शौक है। अब मैं आपको जी। बताता हूँ क्यों, इसकी वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि ये देख रहे हैं 8th हाउस होता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो साइन होता है वो मार्स होता है। जो इसका लॉर्ड है ना, जो साइन का लॉर्ड है स्कॉर्पियो, 8th हाउस का लॉर्ड ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है, आपको उभारने की जरूरत है। आप इसमें मेहनत करो तो बहुत आगे तक जा सकते हो। ये उसी तरह है ना कि जैसे शायरी का भी बाज दफा लोग कहते हैं कि आप बचपन से शायरी करते हैं, बचपन से तो नहीं क्यों करता, विद टाइम यू डिस्कवर एंड देन यू वर्क ऑन इट, एंड तो ये मेरे ख्याल अंदर चीज थी तो उसको मैंने गाहे गाहे कभी पढ़ लिया कभी देख लिया, लेकिन फिर रख दिया, टाइम नहीं, वक्त नहीं, दूसरी चीजों की तरफ मसरूफ हाँ, बस रही। वही चीज है कि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, इसको भी बोलते हैं। और ऐसे लोगों को नॉर्मली उससे भी बहुत तो होता है, लाइक उनको शौक जैसे प्लांटिंग वगैरह होता है ना, उसका भी शौक बहुत होता है। गार्डनिंग यू मीन? गार्डनिंग, गार्डनिंग वगैरह भी, अगर ये गार्डनिंग भी करते हैं तो ऐसे लोग गार्डनिंग में भी दिखते हैं मुझे। अक्सर लोग इन इन इस प्लानिटरी पोजीशन में गार्डनिंग में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके 9th हाउस कर्म का होता है, या जो आपने रिलीजियस होते हैं, आप बहुत रिलीजियस होंगे डेफिनेटली। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका 9th हाउस में जुपिटर का साइन आ रहा है जो कि आपके 2nd हाउस में। तो शुरू बचपन से ही आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत इस तरह से की है कि रिलीजियस इज योर एवरीथिंग। आप रिलीजियस से अपने पाथ से नहीं हटोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हालात की वजह से चेंज हो जाते हैं, मतलब अपने मजहब अपनी चीजों में बहुत चेंजेस ले आते हैं। लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो चार्ट में है कि आपका रिलीजियस वाइज आप बहुत अच्छे हैं, तो ये इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। अब इधर एक इशू है 10th और 11th, ये जो ये होते हैं साइन, ये सैटर्न के साइन है, किस चीज? अच्छा, कैप्रिकॉर्न और सैटर्न। 10th और 11th। जो 10th हाउस है और 11th हाउस है ये सैटर्न के साइन है, और सैटर्न हमेशा स्ट्रगल देता है आपको कैरियर में। तो आपके कैरियर में बहुत स्ट्रगल रही होगी, आपको स्ट्रगल से ही मिलती है कुछ भी चीज, मुझे आपको पानी हो। कोई, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा माइल, इवन इफ आई हैव टू गो टू एक्स्ट्रा फ्यू माइल्स, मुझे तो वो भी जाना पड़ता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ता है। तो ये चीजों की वजह से आपका 10th और 11th में अगर सैटर्न होता है तो ये आपको बहुत टफ टाइम देता है, बहुत मेहनत करवाता है। लेकिन इसका अच्छी बात ये होती है इन द एंड ये आपको रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव देगा। ठीक है। और 12th में आपका राहु है, इट्स मीन कि आपकी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और आप मतलब एक्सपेंसेस से मुराद ये है कि वो 12th में ये भी शो कराता है कि आप जैसे बाहर हैं, तो जो लोग ट्रैवलिंग के लिए देखते हैं या जिनको फॉरेन सेटलमेंट देखनी होती है उनके लिए 12th में राहु बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, तो ये आपकी कुछ बेसिक डिटेल थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं आपका चार्ट क्या बोलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, और चार्ट के हवाले से तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये इस खतरनाक हद तक दुरुस्त ये प्रेडिक्शन इसमें मौजूद है कि मैं थोड़ा सा हिल गई हूँ, क्योंकि ये सारे का सारा ही दुरुस्त है, टू बी ऑनेस्ट। अब मुझे नहीं पता है कि लोगों का किस तरह, जब वो अपना जायचा बनाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त होता है,
मेरा तो हम्म। दोस्तों पूरे का पूरा दुरुस्त साबित हुआ है। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी अपना जायचा बनवाइए भी और मलिक साहब से ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब।